ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। शांति शांति शांति। तो वेदांत परिभाषा का जो अनुमान खंड, ठीक है, द्वितीय अनुमान परिच्छेद है, उस अनुमान परिच्छेद पर हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुमान क्या है तो बताया अनुमितिकरणम अनुमानम। तो कहा तद घटकी भूत जो अनुमिति वो क्या है, तो उसकी जिज्ञासा होने पर अनुमिति का लक्षण बताया। ठीक है ना, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या अनुमिति, ये उसका लक्षण है। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यत्वम अनुमितेः लक्षणम, ये बता दिया। उसके बाद कहा कि अनुमितिकरणम अनुमान, अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। तो अनुमिति का करण कौन है, तो कहा व्याप्ति ज्ञान ही क्या है, अनुमिति का करण है, और वही क्या है, अनुमान है। अब वो अनुमान करण है, व्याप्ति ज्ञान ही करण है। तो करण कहते किसको है, व्यापारवत् असाधारण कारणम करणम। ठीक है ना, तो यहाँ पर व्यापार क्या हो जाएगा, करण होगा, तो करण तो व्यापार वाला होता है, तो व्यापार क्या होगा, तत्संस्कार अवान्तर व्यापार। तत्संस्कार व्याप्ति ज्ञान से जनित जो संस्कार है, व्याप्ति का संस्कार, क्या किसका संस्कार, व्याप्ति का जो संस्कार है वो संस्कार क्या है, अवान्तर व्यापार है। तो बताया था उसका लक्षण व्यापार का, तज्जन्य व्यापार। ये जो व्यापार है व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता हुआ, व्याप्ति ज्ञान जन्य जो अनुमिति है उसका जनक कौन है, संस्कार, व्याप्ति विषयक संस्कार। जनकत्व उसमें गया और फिर उसको ले गए कहाँ, करण में, व्याप्ति ज्ञान स्वजनकत्व संबंध। इतनी बात हो गई पूरी। ठीक है, तो संस्कार क्या हो गया, व्यापार हो गया, अवान्तर व्यापार हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद जैसे देखिए, संस्कार जो व्यापार होता है वो भी कारण होता है कि नहीं, ये होता है, व्यापार कारण होता है कि नहीं। जैसे भ्रमी जो है व्यापार है, वो घट के प्रति कारण है कि नहीं, अरे भ्रमी होगी तभी घट, तो व्यापार भी कारण होता है कि। उसी प्रकार ये संस्कार है, संस्कार से जन्य क्या है, अनुमिति है, तो संस्कार भी क्या होगा, कारण होगा कि नहीं। संस्कार कारण है, संस्कार का क्या है, संस्कार कारण है किसके प्रति, अनुमिति के प्रति। तो संस्कार से जन्य है अनुमिति, ये कह दिया आपने, क्या कह दिया, संस्कार से जन्य अनुमिति है। ठीक है ना, व्यापार से जन्य कौन हो जाएगी, अनुमिति हो जाएगी। अब उस पर शंका कर रहा है, न च संस्कार जन्यत्वेन अनुमितेः स्मृतित्वापत्तिः स्मृति प्राग भावस्य संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तद अप्रयोजकत्वात्। ये कहा, अब कह रहे कि संस्कार जन्यत्वेन अनुमितेः स्मृतित्वापत्ति, अनुमिति क्या है, संस्कार से जन्य है, तो संस्कार जन्यत्व कहाँ है, अनुमिति में है, तो संस्कार से जन्य हुए कि नहीं। और संस्कार जन्य लक्षण किसका है, स्मृति का, संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति। तो संस्कार जन्यत्व, जन्य जो ज्ञान होता है वो कौन होता है, स्मृति होती है। ठीक है ना, तो संस्कार जन्य जो होता है वो स्मृति होती है। तो ये अनुमिति भी क्या हो रही है, संस्कार से जन्य हो रही है, अनुमिति भी हो रही है, क्योंकि ये लक्षण किसका है, स्मृति का। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये लक्षण करते हैं। तो संस्कार से जन्य कौन होता है, स्मृति होती है। अब यहाँ पर आपके मत में व्यापार बनाया आपने संस्कार को, है ना, तो संस्कार से जन्य अनुमिति हो गई। तो संस्कार से जन्य अनुमिति हो रही है, तो अनुमिति में क्या हो जाएगी, स्मृतित्व की आपत्ति आएगी कि नहीं, क्योंकि संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति होता है। अब ये संस्कार से जन्य अनुमिति हो रही कि नहीं, हो रही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, स्मृतित्व की आपत्ति, इसको भी स्मृति कहना पड़ेगा। परंतु ये अनुमिति पर्वतो वन्यमान अनुमिति है, स्मृति है क्या, नहीं है, क्या है ये, अनुभव है, ये क्या है, अनुभवात्मक प्रमा है ये। ठीक है ना, बस अनुभव है ये, स्मृति नहीं है। ठीक है ना, उसी करे
संस्कार जन्यत्वेन अनुमिते है, ठीक है ना, संस्कार जन्यत्वेन, हाँ उस वो क्यों नहीं दिखता है मुझे, वो दिखना चाहिए ना सामने वाला फोन है, उधर वाला जब अपना वीडियो खोल देगा तो वो भी अच्छा चलो ठीक है, हाँ बात समझ में, ठीक है। तो संस्कार जन्यत्वेन, तो संस्कार से जन्य कौन है, अनुमिति हो गई, और संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, स्मृति का लक्षण है संस्कार जन्यत्वम, संस्कार जन्यत्वम स्मृति लक्षण, स्मृति का लक्षण है। तो संस्कार से जन्य आपकी अनुमिति हो रही है, तो अनुमिति भी क्या, अनुमिति में क्या हो जाएगी, स्मृतित्व की आपत्ति आ गई, आ गई कि नहीं, समझ में, स्मृतित्व की आपत्ति आ गई, क्योंकि वो भी संस्कार जन्य, और संस्कार जन्य जो भी ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्मृति होती है। ये मतलब नियम है ये स्मृति का लक्षण है संस्कार जन्यत्वम, ये क्या है, स्मृति लक्षणम। तो संस्कार जन्य अनुमिति हो गई आपकी, तो उसमें स्मृतित्व की आपत्ति हो जाएगी, ये शंका समझ में आई। देखिए न च संस्कार जन्यत्वेन अनुमिते है स्मृतित्वापत्ति, संस्कार जन्यत्व उसमें होने से अनुमिति में है ना, संस्कार जन्यत्वेन, संस्कार जन्यत्वावच्छिन्न संस्कार जन्य अनुमिति है, उस अनुमिति में संस्कार जन्यत्वेन अनुमिते माने अनुमिति में क्या आ जाएगा, स्मृतित्वापत्ति। लग गई पंक्ति, इति न ऐसा नहीं कह सकते, न कानो यहाँ कीजिए, स्मृतित्वापत्ति इति न ऐसा नहीं कह सकते, क्यों, क्यों कह रहे कि संस्कार जन्यत्वम ये स्मृति का लक्षण ही नहीं है ना, ये संस्कार जन्यत्वम ये स्मृति का इतना ही लक्षण करोगे तो संस्कार जन्यत्व स्मृति में तो है ही, और संस्कार से जन्य और कौन होता है, संस्कार का ध्वंस, संस्कार का ध्वंस भी है क्या, संस्कार से जन्य है क्या, नहीं है। तो संस्कार जन्य तो ये स्मृति का लक्षण नहीं है, क्योंकि संस्कार जन्य तो इसमें भी है, संस्कार ध्वंस में भी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, संस्कार जन्य तो ये स्मृति का लक्षण नहीं। स्मृति का लक्षण क्या है, तो लिख रहा गया, स्मृति पाग भावस्य संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया, स्मृतित्व का प्रयोजक क्या है कह रहे, स्मृति प्राग भाव है ना, अथवा स्मृति प्राग भाव जन्यत्व, जन्यत्वस्य, स्मृति प्राग भावस्य है ना यहाँ, ये एक पाठ ऐसा भी है, स्मृति प्राग भाव जन्यत्वस्य, स्मृति प्राग भाव जन्यत्व है ना, और संस्कार मात्र जन्यत्व क्या है, स्मृतित्व के प्रयोजक है। स्मृतित्व के प्रयोजक स्मृति प्राग भाव जन्यत्व अथवा संस्कार मात्र जन्यत्व, ये स्मृतित्व के प्रयोजक होने से। अब स्मृतित्व का प्रयोजक कौन होता है, बताया था पहले, जैसे स्मृतित्व का प्रयोजक कौन होगा, स्मृति का लक्षण। अरे प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या, प्रत्यक्ष का जो लक्षण वही प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। अरे स्मृति का लक्षण कहिए अथवा स्मृतित्व का प्रयोजक कीजिए, दोनों बात समझ में आती है ना। स्मृतित्व का प्रयोजक कीजिए अथवा कहिए, कहने में कोई दिक्कत, अथवा स्मृति का लक्षण कीजिए। तो स्मृति का लक्षण करके बोलेंगे विदु, मतलब उसमें ये नहीं होना, ठीक है ना, संदिग्ध नहीं होना। तो स्मृति प्राग भाव जन्यत्वम संस्कार मात्र जन्यत्वम स्मृतित्व प्रयोजक, स्मृतित्व का प्रयोजक क्या है, मानी स्मृति का लक्षण क्या है, स्मृति प्राग भाव जन्यत्वम अथवा संस्कार मात्र जन्यत्वम, दो लक्षण बना, ठीक है ना। स्मृति प्राग भाव जन्यत्व, देखिए स्मृति जो है ना, प्राग भाव किसको कहते हैं, कार्य की उत्पत्ति की पूर्ति पूर्व में जो कार्य का अभाव होता है प्राग भाव होता है, और जिसका प्राग भाव होता है उसी की उत्पत्ति होती है, जिसका प्राग भाव, ठीक, इतना समझ। जैसे मृत्तिका में घट का प्राग भाव है, तो प्राग मृत्तिका में घट का जब प्राग भाव होगा तभी क्या हो जाएगी, घट की उत्पत्ति होगी। तो जो प्राग भाव है वो प्राग भाव घट की उत्पत्ति का जनक है कि नहीं, कारण होगा कि नहीं, प्राग भाव कारण है कि नहीं, बात समझ आए। क्योंकि 9 साधारण कारण माने नहीं है कोने, ठीक है ना। ईशस्तद ज्ञान इच्छा कालो दृष्टो दिगैव च प्राग भाव प्रतिबंधका भावो कार्य साधारणा स्मृता, 9, ठीक है, 9 साधारण कारण माने। इसमें क्या है, प्राग भाव भी एक कारण है, प्रतिबंध का भाव भी एक कारण है, तो प्राग भाव भी कारण होता है, तो स्मृति प्राग भाव भी कारण होता है, ठीक है ना। तो प्राग भाव घट का प्राग भाव घट के उत्पत्ति के प्रति कारण है कि नहीं, तो प्राग भाव जन्य है कि नहीं घट। उसी प्रकार
स्मृति का प्राग भाव जी है ना, स्मृति का प्राग भाव होगा जी। तभी स्मृति जन्य होगी कि नहीं। जी, तो स्मृति का प्राग भाव स्मृति है। का स्मृति के प्रति कारण कौन होता है? प्राग भाव, स्मृति प्राग भाव। तो स्मृति प्राग भाव जन्य क्या है? स्मृति है कि नहीं है तो स्मृति प्राग भाव जन्यत्व यही क्या किया हमने? स्मृति का लक्षण। स्मृति का लक्षण। तो स्मृति प्राग भाव जन्यत्व कहाँ गया आपका? स्मृति में चला जाएगा। गया। अब अनुमिति में जाएगा आपका, क्योंकि अनुमिति जो है स्मृति प्राग भाव जन्य, अनुमिति प्राग भाव जन्य तो है। ठीक है ना। तो एक बात समझ, ये क्या है? ये प्रयोजक है स्मृतित्व का, स्मृति का लक्षण है स्मृति प्राग भाव जन्यत्वम, ये लक्षण करेंगे हम। तो स्मृति प्राग भाव जन्यत्वम स्मृति में जाए, स्मृति में तो गया ना, ये लक्षण किया हमने। अब अनुमिति का कोई नहीं है, ठीक है ना। तो स्मृति प्राग भाव जन्यत्व कहाँ गया आपका? स्मृति में तो गया। अब वहाँ जो अतिव्याप्ति हो रही थी संस्कार ध्वंस में, वहाँ भी नहीं जाएगा, क्योंकि संस्कार का जो ध्वंस है स्मृति प्राग भाव से जन्य नहीं है। किससे जन्य है? स्मृति से ही जन्य है। संस्कार से जन्य है भाई। तो संस्कार ध्वंस। अच्छा अरे संस्कार का जो ध्वंस है वो संस्कार से स्मृति प्राग भाव से जन्य है क्या? नहीं है ना। स्मृति प्राग भाव से किससे जन्य है? संस्कार प्रतियोगिता या संस्कार ही कारण है वह। तो संस्कार जन्य, इसमें भी अतिव्याप्ति नहीं है, इसलिए यही लक्षण हम स्मृति का यही लक्षण मानेंगे। ठीक है ना, न कि संस्कार जन्यत्व है ना। संस्कार जन्यत्व कहते तब स्मृति में अतिव्याप्ति। तो स्मृति प्राग भाव जन्यत्व ये क्या है? स्मृति का लक्षण किया हमने। ठीक है ना, बात समझे? स्मृति प्राग भाव करने से स्मृति प्राग भाव जन्यत्व, स्मृति प्राग भाव जन्यत्व स्मृति का लक्षण कर दिया। अब अनुमिति क्या है आपकी? संस्कार जन्य है, संस्कार जन्य तो है। तो संस्कार जन्य तो स्मृति का लक्षण ही नहीं किया हमने। तो उसमें संस्कार जन्य तो स्मृति का लक्षण ही नहीं किया, तो अनुमिति में स्मृतित्व की आपत्ति आएगी? नहीं आएगी। हमने लक्षण क्या कर दिया? क्या लक्षण किया? संस्कार ध्वंस जन्यत्व, सॉरी स्मृति प्राग भाव जन्यत्व ये क्या है? स्मृति का लक्षण कर दिया। तो स्मृति में चला जाएगा, संस्कार के ध्वंस में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। इसी लक्षण को मान लीजिए, यही क्या है? स्मृतित्व का प्रयोजक है। ठीक। अब इसमें अरुचि है, इसलिए दूसरा लक्षण बनाया उन्होंने। अरुचि क्या है? स्मृति प्राग भाव जन्यत्व यही सभी के लक्षण करोगे तो सभी घट पटादि का यही लक्षण हो जाएगा। घट का लक्षण पूछोगे तो क्या हो जाएगा? घट प्राग भाव जन्यत्व यही लक्षण कहने पड़ेंगे सबके। और लक्षण तो सभी, पृथ्वी का लक्षण क्या करेंगे? तो पृथ्वी प्राग भाव जन्यत्व। अब ये बाकी सारे लक्षण किए, उसका क्या होगा? तो इसलिए उसमें अरुचि है। और दूसरा आगे प्राग भाव को ही कारण मानेंगे तो अन्य कारण की व्यर्थता हो जाएगी। और क्या? तीसरी अरुचि है इसमें स्मृति प्राग भाव। देखिए आत्माश्रय भी है, स्मृति का लक्षण कर रहे हैं, और स्मृति के लक्षण के लिए स्मृति का आश्रय लेना पड़ रहा है। स्मृति के लक्षण में स्मृति का क्या है? घटक है स्मृति। तो आत्माश्रय एक तरह से है, इसलिए इसमें अरुचि है स्मृति प्राग भाव जन्यत्व। इसलिए दूसरा लक्षण कर रहे, क्या कर रहे? संस्कार मात्र जन्यत्वम। क्या कर रहे? स्मृतित्व का प्रयोजक अथवा स्मृति का लक्षण क्या है? संस्कार मात्र जन्यत्वम। देखिए अब संस्कार मात्र जन्य स्मृति है कि नहीं? केवल संस्कार मात्र से जन्य, तो संस्कार मात्र जन्यत्व स्मृति में है कि नहीं? स्मृति में लक्षण गया। ठीक है ना। संस्कार मात्र जन्यत्व, संस्कार मात्र जन्यत्व जी, ठीक है, स्मृति में लक्षण चला जाएगा। ठीक है ना। ये जो है संस्कार मात्र जन्यत्व अनुमिति में नहीं है। हाँ नहीं है। देखिए अब देखिए अनुमिति में नहीं रहेगा संस्कार मात्र जन्यत्व। कैसे? देखिए अनुमिति जो है आपकी, ठीक है ना, स्मृति में संस्कार मात्र जन्यत्व ये स्मृति का लक्षण किया, ये स्मृति में ही जाएगा। ठीक। अब संस्कार मात्र, संस्कार से जन्य अनुमिति है, परंतु संस्कार मात्र जन्य नहीं है अनुमिति, है ना। व्याप्ति ज्ञान से भी जन्य है। संस्कार मात्र से जन्य है, मात्र नहीं। संस्कार माने व्याप्ति से भी जन्य, व्याप्ति ज्ञान से भी जन्य है। ठीक है ना। इसलिए संस्कार मात्र जन्यत्व ये स्मृति का लक्षण है, तो स्मृति में जाएगा। तो ये अनुमिति कैसे है? संस्कार मात्र जन्य नहीं है। अब संस्कार मात्र जन्य ज्ञान ही क्या होता है? स्मृति होते हैं। और संस्कार मात्र जन्यत्व हम नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे? संस्कार जन्यत्व। तो संस्कार जन्यत्व कहाँ है आपका? अनुमिति में है। संस्कार मात्र जन्यत्व और संस्कार मात्र जन्यत्व ये स्मृति का लक्षण है। तो संस्कार मात्र जन्यत्व अनुमिति में नहीं रहा, इसलिए अनुमिति में स्मृतित्व की आपत्ति नहीं है। तो वहाँ क्या है? व्याप्ति ज्ञान, स्मृतित्व की आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति बराबर अतिव्याप्ति नहीं है। स्मृतित्व उसको कहा जाएगा, स्मृतित्व कहने का मतलब प्रसंग हो जाएगा एक तरह से। ठीक है ना। अतिव्याप्ति कह सकते हैं ना। ना हाँ अतिव्याप्ति भी कही है, कोई दिक्कत नहीं।
अतिव्याप्ति या को उसको कह सकते हैं ठीक कि चलिए अनुमिति को हाँ स्मृति कहने तो लगे स्मृति लोग। प्राग भाव से, वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ। तो उसमें स्मृति को, अनुमिति को भी स्मृति कहने की आपत्ति आएगी, अच्छा अच्छा प्राप्ति हो जाएगी, उसको भी स्मृति कहने लग कहना संस्कार से पड़ेगा। जन्य हुआ वो भी स्मृति ठीक है इस हाँ प्रकार से। ठीक है ना, बात समझ में आई? जी। स्मृति प्राग भाव से संस्कार मात्र जन्यत्व से वा स्मृतित्व प्रयोजकतया। तो स्मृतित्व का प्रयोजक क्या माना हमने? स्मृति प्राग भाव जी। अथवा संस्कार मात्र जन्यत्व, यही क्या है? स्मृतित्व का के प्रयोजक प्रयोजक है। होने से, प्रयोजक होने से, स्मृति का लक्षण आता है स्मृति के प्रयोजक होने से, न कि संस्कार जन्यत्व, है ना? ठीक है। संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्व से तद अप्रयोजकत्व। जी ठीक है। जी। संस्कार ध्वंस साधारण जो संस्कार जन्यत्व है, जी। संस्कार जन्यत्व कहाँ है? संस्कार ध्वंस में भी है और स्मृति में भी है। जी इसलिए वो जो संस्कार जन्यत्व है ना, संस्कार ध्वंस साधारण होगा कि नहीं? जी हो गया। संस्कार जन्यत्व संस्कार ध्वंस में भी है, स्मृति में भी है। तो संस्कार ध्वंस साधारण जो संस्कार जन्यत्व है, वो संस्कार जन्यत्व को, संस्कार जन्यत्व से तद अप्रयोजक, संस्कार जन्यत्व में तद अप्रयोजकत्वात्, माने स्मृतित्व का वो अप्रयोजक होने से तो वो क्या है? संस्कार जन्यत्व वो प्रयोजक नहीं हुआ और संस्कार जन्यत्व प्रयोजक नहीं हुआ। ठीक है, बात समझे? संस्कार जन्यत्व नहीं हुआ, ठीक चल रहा है। तो संस्कार जन्यत्व को स्मृतित्व का प्रयोजक नहीं, संस्कार जन्यत्व स्मृति का लक्षण है नहीं। तो संस्कार क्या लक्षण है? तो संस्कार मात्र जन्यत्व है और संस्कार मात्र जन्यत्व कहाँ है? अनुमिति में है नहीं। इसलिए वहाँ क्या है? संस्कार जन्यत्व है और संस्कार जन्यत्व स्मृति का प्रयोजक नहीं, स्मृतित्व का। इसलिए अनुमिति में स्मृतित्व की आपत्ति नहीं आएगी। ठीक, बात समझ में आई? अब देखिए इसके आगे और एक शंका कर रहा है। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहे हैं अभी आगे। हाँ, न च यत्र व्याप्ति स्मरणाद अनुमिति तत्र कथम संस्कारो हेतुरिति वाच्यम व्याप्ति स्मृति स्थलेपि तत्संस्कार से अनुमिति हेतुत्वात्। अब और एक शंका करेगा। देखिए न्याय मत में क्या होता है? पहले व्याप्ति होती है, व्याप्ति ज्ञान होता है भूयो दर्शन से। ठीक है ना, है ना? पर्वतोर वन्य का साहचर्य दर्शन में यानी व्याप्ति का ज्ञान होता है। उसके बाद क्या होता है? वो पर्वत देश में जाता है, फिर वो क्या होता है? धूम का दर्शन होता है। धूम का दर्शन होता है तो तुरंत क्या होता है? जो व्याप्ति के संस्कार थे उद्बुद्ध होकर क्या होते हैं? व्याप्ति का स्मरण होता है। उनके मत में व्याप्ति का स्मरण होता है। आप अपने यहाँ नहीं, वेदांत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्मृति होती है। स्मृति से क्या होते हैं? और स्मृति से फिर क्या होता है? परामर्श। और परामर्श से क्या होती है? अनुमिति। अब जब उनके मत में क्या है? जब स्मृति हो गई, क्या होता है उनके मत में? स्मृति धूम का पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया, पर्वतो धूमवान। इसके बाद क्या होता है? संस्कार उद्बुद्ध होकर के स्मृति होती है और वो स्मृति क्या करती है? संस्कार का नाशक होती है। क्योंकि नियम है योग्य विभू विशेष गुणानाम सोत्तरवर्ती गुणनाशत्व नियम, ये नियम है। तो योग्य विभू विशेष गुण, योग्य विभू के विशेष गुण है, प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है विभू के, आत्मा के जो गुण है, संस्कार है। ठीक है ना, और स्मृति है आत्मा के गुण है। तो देखिए संस्कार, जब संस्कार हो गया, संस्कार से क्या उद्बुद्ध हो गया तो क्या हो गई? स्मृति हो गई। तो संस्कार का क्या हो जाएगा? उनके मत में नाश हो जाता है, और नाश हो गया संस्कार का। ठीक, स्मृति हो गई और इसके बाद परामर्श अनुमिति हो जाएगी। अब वो संस्कार का नाश मानते हैं तो उनको पूछे जाएगा कि संस्कार का नाश हो गया स्मृति होने के बाद, तुरंत नाश हो गया, तो फिर बाद में कैसी स्मृति होती है? तो कहते फिर वो कहते हैं स्मृति जो होती फिर दूसरे संस्कार को उत्पन्न करती है ना, दूसरे संस्कार को। फिर वो संस्कार से स्मृति होती है, फिर वो स्मृति अन्य दूसरे संस्कार से उत्पन्न, ये उनकी रीति है। ठीक है ना, इतना समझ में आया कि उनके मत में क्या है? संस्कार को उद्बुद्ध होने पर तुरंत क्या होती है? स्मृति व्याप्ति का स्मरण होकर के अनुमिति होती है। अब वो कह रहा है जब, अब देखिए, अब समझिए, आप प्रश्न समझिए आप यहाँ पंक्ति में, न च यत्र व्याप्ति स्मरणाद अनुमिति तत्र कथम संस्कार और हेतुरीत्य। आपने क्या किया? क्या कहा? संस्कार क्या है? हेतु है। किसके प्रति? अनुमिति के प्रति हेतु है कहा। परंतु कह रहे जहाँ पर यत्र व्याप्ति स्मरण, माने जिस काल में व्याप्ति स्मरण से ही अनुमिति होती है, जैसे अभी आपको बताया क्या उनकी रीति से पर्वत धूमानी वो क्या हो गया? परामर्श, सॉरी पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया, तो क्या हो गया? तुरंत वहाँ व्याप्ति का स्मरण हो गया। व्याप्ति स्मरणात अनुमिति, व्याप्ति स्मरण से क्या हो गई? तुरंत अनुमिति हो गई। तो अनुमिति हो गई तो वहां पर अनुमिति तत्र कथम संस्कार हो,
फिर वहां पर व्याप्ति स्मरण से अनुमिति हो गई। क्या हो गई? व्याप्ति स्मरण हो गया, अनुमिति हो गई। अब वहां पर संस्कार रहा क्या आपका? नहीं रहा। संस्कार का वो जो पहला संस्कार पड़ा था, व्याप्ति का संस्कार पड़ा था, वो स्मृति हो गई, संस्कार नहीं रहा। और व्याप्ति के स्मरण से ही क्या हो गया? अनुमिति हो गई। व्याप्ति का स्मरण हो गया, फिर क्या हो गया? अनुमिति हो गई। फिर व्याप्ति के स्मरण ही क्या हो जाएगा? वहाँ हेतु हो जाएगा। तो फिर संस्कार आपने जो कहा कि हेतु होता है, वहाँ अनुमिति के प्रति संस्कार हेतु कैसे होगा? फिर वहाँ जिस समय यत्र या जिस काल में व्याप्ति स्मरण से अनुमिति हो रही है तो संस्कार नष्ट होगा, स्मरण होगा तो अनुमिति हो गई। तो वहाँ पर उस काल में संस्कार हेतु रीतिवाच्य कथम संस्कार हेतु, संस्कार हेतु कैसे बनेगा? संस्कार कारण कैसे बनेगा? क्योंकि व्यतिरिक्त विचार हो गया वहाँ। संस्कार सत्वे अनुमिति सत्व में तो ठीक है, परंतु संस्कार के अभाव से भी क्या हो रही? अनुमिति हो रही। तो संस्कार को अनुमिति के प्रति कैसे कारण मान रहे आप? क्योंकि व्यतिरिक्त विचार हो गया वहाँ, ठीक। तो उसको उस समय वो कारण कैसे होगा? यही बात समझ ना? इति वाच्यम न च वाच्यम, न कान में आगे कीजिए वाच्यम के साथ, ठीक है। न च यत्र व्याप्ति स्मरणात् अनुमिति ही, मैसेज आ रही कोई नहीं चल रहा है। हाँ, न च यत्र व्याप्ति स्मरणात् अनुमिति तत्र कथम संस्कारो हेतु रीति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते हो। क्यों? व्याप्ति स्मृति स्थले भी तत्संस्कार से अनुमिति हेतुत्वात्। कह रहे भैया देखो, व्याप्ति स्मरण जब होगा स्थल में, व्याप्ति स्मरण स्थल में व्याप्ति का स्मरण होगा, वहां पर भी व्याप्ति संस्कार, तत्संस्कार व्याप्ति संस्कार ही अनुमिति का कारण है हेतु होने से, है ना। संस्कार वहाँ हेतु होता है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या, व्याप्ति स्मृति स्थले भी तत्संस्कार से अनुमिति हेतुत्वा, अनुमिति का हेतु होने से, अनुमिति का हेतु संस्कार ही होने से संस्कार अनुमिति के प्रति हेतु है, इसमें कोई विरोध नहीं। तो पूछेगा सिद्धांती और नैयायिक, अब व्याप्ति स्मरण हो गया, आपका संस्कार तो नष्ट हो गया ना। तो संस्कार रहा ही नहीं, तो तत्संस्कार उस जो व्याप्ति का संस्कार है वही हेतु कैसे कह रहे हो? कहे भैया हमारा ये नियम नहीं है कि व्याप्ति का स्मरण हो गया तो तुरंत संस्कार का नाश होता है। संस्कार व्याप्ति का, हाँ, वेदांत कह रहा है कि व्याप्ति का स्मरण होने पर तुरंत संस्कार का नाश होता है, ये हमारा नियम नहीं। तो हमारा नियम क्या है? उल्टा, व्याप्ति का जैसे जैसे स्मरण जो होता है उल्टा क्या होता है? उसका संस्कार का क्या होता है? साधक होता है, वो दृढ़ करता है। जितनी स्मृतियां हो जाएगी उतना संस्कार क्या होता है? उल्टा दृढ़ होता है। स्मृति संस्कार का नाश नहीं कराती और क्या, ठीक है ना, दृढ़ कराता है, ठीक है। नहीं स्मृते है संस्कार नाशिकत्व नियम, हमारे इसमें तुम्हारे जैसे योग्य विभू विशेष गुणानाम सोत्तरवर्ती गुण नाशित्व नियम, ये हमारे यहाँ नहीं है। स्मृति में संस्कार नाशिकत्व नियम नहीं है, स्मृति संस्कार की नाशिक नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों? स्मृति धारा दर्शनात्, स्मृति की धारा देखी जाती है, बार 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 स्मृति देखी जाती है, ठीक है ना। और दूसरी बात है संस्कार हमारे यहाँ उल्टे दृढ़ हो जाते हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते हो कि वहाँ पर संस्कार ये नहीं कह सकते हो कि वहाँ पर संस्कार कैसे हेतु हो जाएगा। व्याप्ति स्मृति स्थल में संस्कार कैसे हेतु होगा ये तुम नहीं कह सकते हो। लग गई पंक्ति निर्धार। तो अब कह रहे देखिए भैया क्या हो गया आपको, व्याप्ति का ज्ञान हो गया मानस में, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि अथवा वह्नि सामनाधिकरण्यो धूम अथवा वह्नि व्याप्यो धूम, ये व्याप्ति प्रकार ज्ञान हो गया। व्याप्ति ज्ञान से हमेशा देख लेना, व्याप्ति प्रकार ज्ञान ही समझ लेना। व्याप्ति ज्ञान करण होता है ना, कौन सा? व्याप्ति प्रकार ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान का अर्थ क्या है, क्या समझ लेना हमेशा? व्याप्ति ज्ञान हेतु नहीं होता है। व्याप्ति ज्ञान का आकार क्या है? व्याप्ति ही, ये थोड़ी किसी का हेतु होता है। और कौन होता है? व्याप्ति ज्ञान, तो व्याप्ति प्रकार ज्ञान हेतु होता है। व्याप्ति प्रकार ज्ञान कौन हो जाएगा? तो वन्य व्याप्य, हाँ, तो वन्य व्याप्य, व्याप्य माने व्याप्यत्व नाम व्याप्ति आश्रय, तो वन्य की व्याप्ति वाला धूम है, वन्य व्याप्य धूम। व्याप्ति कहाँ रह रही? धूम में। तो क्या है? व्याप्ति प्रकार ज्ञान है कि नहीं? व्याप्ति प्रकार ज्ञान हो प्रकार कौन हो रहा है? विशेष कौन हो रहा है? यहाँ पर धूम हो रहा है, क्या धूम प्रकार हो रहा है। चलिए, व्याप्ति प्रकार हो गई, धूम विशेष हो गई। व्याप्ति प्रकार ज्ञान में व्याप्ति प्रकार हो गई, धूम विषय हो रहा है, ये समझिए, ठीक है। तो इतनी बात लग गई समझ में। तो आपको व्याप्ति का क्या हो गया? ज्ञान हो गया। व्याप्ति प्रकार ज्ञान हो गया, वन्य व्याप्य धूम, ये ज्ञान हो गया आपको, व्याप्ति ज्ञान हो गया एक तरह से।
तो कहे उसके संस्कार भी हो गए, व्याप्ति के संस्कार भी हो गए। हो गए। तो संस्कार हो गए तो आपने जैसे मान लीजिए अभी नीचे जाकर क्या किया, मानस व्याप्ति का ग्रह हो गया, आपको संस्कार हो गए, तो आपको अभी अनुमिति होनी चाहिए ना। और तुरंत होने संस्कार ही क्या है, अनुमिति के प्रति हेतु कह रहे हैं आप। संस्कार ही क्या है, अनुमिति के प्रति हेतु है। तो संस्कार तो अभी भी पड़े हैं हमारे इसमें, अभी भी अनुमिति होनी चाहिए, अभी भी स्मरण आदि इत्यादि सब होने चाहिए। तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं। उसका उत्तर है नच अनुद्बद्ध संस्कारात अपि अनुमित्यापत्ति। कह रहे कि अनुद्बुद्ध जो संस्कार है उससे अनुमिति की आपत्ति नहीं होती है, अनुमिति की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है ना। जहाँ पर संस्कार उद्बुद्ध संस्कार से ही अनुमिति होती है। क्या है, संस्कार उद्बुद्ध होने चाहिए, कोई उद्बुद्ध उसका हेतु होना चाहिए संस्कार के उद्बोधन। तो कह रहे कि अनुद्बुद्ध संस्कारात अपि अनुमित्यापत्ति न। ठीक, अनुद्बुद्ध संस्कार से अभी हमारे विश्व में संस्कार कई सारे हैं, सभी का स्मरण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार कैसे अनुद्बुद्ध है। तो अनुद्बुद्ध संस्कार से न तो स्मृति होगी न तो अनुमिति होगी। एक कह रहे अनुद्बुद्ध न च, अनुद्बुद्ध न का अन्वय अंतिम आपत्ति के साथ कीजिए। ठीक है। अनुद्बुद्ध संस्कारात अनुद्बुद्ध संस्कार से भी अभी है ना अनुमित्या न अनुमित्यात, अनुमिति की आपत्ति नहीं होती, माने अनुमिति नहीं होती है। ठीक, हाँ, अनुमिति की प्राप्ति नहीं होती, आपत्ति माने प्राप्ति नहीं होती है। लग गई पंक्ति। तद उद्बोधस्यापि सहकारित्वात्। तद उद्बोधस्य माने संस्कार का उद्बोध भी क्या है, अनुमिति के प्रति का सहकारी कारण है। कि संस्कार से तो जन्म होती, पर कैसे संस्कार से, उद्बुद्ध संस्कार से वो अनुमिति होती है। तो उद्बुद्ध संस्कार भी क्या है, वहाँ पर सहकारी कारण है। इसलिए कोई भी संस्कार अभी पड़े जो आपके मन में पड़े संस्कार, उसके अनुमिति नहीं होती। ये उत्तर दे दिया। ठीक, बात समझ में ना। चलिए आगे क्या कह रहे देखिए। अब ये जो है अपनी वेदांत के अनुसार अनुमिति की प्रक्रिया बता रहे, अनुमिति कैसी होती है। ठीक, बात समझ है। हाँ, एवं च, पहले एवं च का अर्थ लगाइए। एवं च माने, एवं माने इस प्रकार से अनुमिति व्याप्ति ज्ञान और संस्कार, व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति का संस्कार और उद्बोध इनमें अनुमिति के प्रति कारणता सिद्ध होने पर, है ना, इनमें अनुमिति की कारणता सिद्ध होने पर, एवं माने व्याप्ति ज्ञान में, व्याप्ति के संस्कार में व्याप्ति की अनुमिति की कारणता सिद्ध होने पर, एवं का अर्थ लग गया। तो क्या हो रहा है, अब अनुमिति का प्रकार बता रहे हैं, अनुमिति कैसी होती है। ठीक है ना। तो पहले तो प्रक्रिया यही है आपकी, जो पहले मानस में रसोई घर में साहचर्य ने माने व्याप्ति का वन्य व्याप्य धूम, व्याप्ति ज्ञान हो गया आपको प्रत्यक्ष, व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं। वन्य व्याप्य धूम, जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वन्य रहता है, तो व्याप्ति ज्ञान हो गया। अथवा वन्य सामान आदि करण धूम, ये भी व्याप्ति है। वन्याभाव अवृत्ति धूम, एक इस प्रकार से व्याप्तियाँ हो गई, व्याप्ति का ज्ञान हो गया आपको। ठीक है, वन्य व्याप्य धूम, इतना ही समझिए। इसके बाद है ना क्या होता है, पर्वत देश में गए तो क्या होता है, लिख रहे देखिए, अयम धूमवान इति पक्ष धर्मता ज्ञानेन, है ना। पर्वत में गए, पर्वत में धूम को देखा तो क्या ज्ञान होता है, अयम धूमवान पर्वतः, धूमवान पर्वतः, अयम पर्वतः धूमवान, है ना। अयम धूमवान, धूमवान अयम इति, ऐसे भी बोलिए, धूमवान पर्वतः, अथवा अयम ये पर्वत धूम वाला है। ठीक है, इदम पदवाच्य कौन है, यहाँ पर्वत है। ठीक, तो अयम धूमवान ये क्या है, पक्ष धर्मता ज्ञान है। पक्ष धर्मता ज्ञान है, धूमवान पर्वत, ये क्या है, पक्ष धर्मता ज्ञान है। पक्ष धर्मता ज्ञान समझते हैं ना, पक्ष धर्मता ज्ञान क्या है, पक्ष में पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्य का पक्ष में रहने का ज्ञान, व्याप्य से पक्ष वृत्तिता, व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्वम वृत्तिता, वही क्या है, पक्ष धर्मता, है ना। और उसका जो ज्ञान है पक्ष धर्मता ज्ञान, माने व्याप्य धूमादि का पक्ष वृत्तिता रूप से ज्ञान, पक्ष में रहने का ज्ञान, ये क्या है, पक्ष धर्मता ज्ञान है। ठीक है, वो क्या है, धूमवान पर्वतः, ये क्या है, पक्ष धर्मता। इस प्रकार का पक्ष धर्मता ज्ञान से, ज्ञान होने से, ठीक है ना। अयम धूमवान इति पक्ष धर्मता ज्ञानेन धूमो वन्य व्याप्य इत्यानुभवाहित संस्कार उद्बोधे च। धूम को देखा, उद्बोधक आ गया, व्याप्ति के जो संस्कार है
उसका उद्बोधक आ गया धूम, धूम को देखा, धूमो वन्य व्याप्य, तो उद्बोधक धूम आ गया, ठीक है। तो धूमो वन्य व्याप्य इत्यानुभवाहित संस्कार उद्बोधे, धूमो वन्य व्याप्य, ऐसा अनुभव हुआ है आपको पहले रसोई घर में, है ना, धूमो वन्य व्याप्य इत्य अनुभव, इस प्रकार से का जो अनुभव, उस अनुभव से आहित, आहित माने जनित, जनित शब्द के अर्थ याद रख कीजिए, पढ़े हो इसको, है ना, उससे जन्य जो क्या है संस्कार है, किसके संस्कार, व्याप्ति के संस्कार, वो क्या हो गए, उद्बुद्ध हो गए, उद्बुद्ध हो गए, क्या, उद्बुद्धे च सती, धूमो वन्य व्याप्य इत्य अनुभवाहित, अनुभव से जनित जो संस्कार है उसका उद्बोध होने पर, लग गया पंक्ति, उद्बोधे च सती, उद्बोध होने पर, लग गया, वन्यमान इत्यानुमिति होती, पर्वतो वन्यमान, इस प्रकार से अनुमिति होती है वेदांत के अनुसार, लग गया। यहाँ पर न तो व्याप्ति स्मरण है न तो परामर्श है, कोई नहीं, सीधा क्या हो गया, धूमवान पर्वत हो गया, ठीक है। धूमवान पर्वत पक्ष धर्मता ज्ञान होने के बाद तुरंत क्या है, वन्य व्याप्य धूमवान, सॉरी वन्य व्याप्य धूमो वन्य व्याप्य, तो वन्य व्याप्य धूम दोनों तरह से बोल सकते हैं। वन्य की वन्य का व्याप्य धूम है, माने क्या होता है अर्थ, वन्य की व्याप्ति वाला धूम है, ठीक है। उल्टा बोलिए धूमो वन्य व्याप्य, तो वन्य व्याप्य धूमो, दोनों साइड से बोल सकते, ठीक है ना, कोई ये नहीं। इत्यानुभवाहित संस्कार उद्बोधन, इस प्रकार के, है ना, अनुभव से जनित जो संस्कार है उसका उद्बोधन होने पर वन्यमान इत्यानुमिति, पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति आपको होती है। समझ में आई वेदांत के अनुसार अनुमिति उत्पत्ति की प्रक्रिया, ठीक, ये अनुमिति वेदांत के अनुसार अनुमिति उत्पत्ति की प्रक्रिया एक तरह से, ठीक। पर्वतो वन्यमान यही उदाहरण है ना, वही तो अनुमिति, वही तो कह रहे हैं ना, यही तो उदाहरण क्या है, तो पर्वतो वन्यमान तो उदाहरण है, यही तो आप क्या समझे, यथा मानव समझ बोलती और पंचावय वाक्य का तो परार्थानुमान आगे आएगा, ये स्वार्थानुमान समझ, ये स्वार्थानुमान समझ, ठीक है ना, परार्थानुमान की बात है, पंचावय वाक्य जो अनुमान हो परार्थानुमान, इसकी चर्चा नहीं आज करें, ठीक है। न तो मध्य, आप कह रहे न तो मध्य व्याप्ति स्मरणम तज्जन्य वन्य व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञानम वा हेतुत्वेन कल्पनीयम गौरवात् मानाभावाच्च, न तो मध्य, कह रहे मध्य, मध्य माने व्याप्ति ज्ञान, ठीक, परामर्श, व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति का संस्कार और अनुमिति, जो अनुमिति के बीच में, अनुमिति के बीच में मध्य माने मध्य व्याप्ति स्मरण, व्याप्ति का स्मरण, और तज्जन्य माने व्याप्ति स्मरण जन्य, जो वन्य व्याप्यो धूमवान अयम इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञान, कौन सा ज्ञान है, परामर्श, परामर्श है, विशेषण विशिष्ट ज्ञान है, कहते हैं तज्जन्य वन्य व्याप्य धूमवान अयम इत्यादि विशेषण विशिष्ट, विशेषण विशिष्ट ज्ञान है, ठीक है ना, वन्य व्याप्य धूमवान अयम, इसमें विशेषण कौन है, विशेषण व्याप्ति विशेषण, व्याप्ति विषय ज्ञान, व्याप्ति विशेषणता भाषित हो रही, क्या भाषित हो रही इसमें, व्याप्ति विशेषणता इस ज्ञान में, किस संबंध से व्याप्ति विशेषणता भाषित होगी ज्ञान में, बोलिए, विषयता संबंध देने का था, विषयता, ठीक है, चलिए मैं मान लूंगा। नहीं, तुमको यदि मान ना जाए, तुम ही ये क्या हो, मतलब गधे हो, तो ठीक लगेगा, हाँ। विषयता विषयत्व में अंतर क्या है, हाँ, विषयता विषयत्व में कोई अंतर नहीं, दोनों तो मैंने क्या कहा, विषयता संबंध से कहा मैंने, हाँ आपने विषयता कहा, विषयत्व संबंध कहा, तो विषयत्व और विषयता एक ही है, दोनों तो तल प्रत्यय भाव में होता है, तो प्रत्यय भाव में होता है, विषयता कहाँ रहती, बोलो तुम, विषयता और विषयता एक ही है, विषयता कहाँ रहती, बोलो, विषयता विषय में रहेगी, चलो आगे, विषयी में रहेगी, विषयता ज्ञान में रहती विषयता, अच्छा विषयता पढ़ता नहीं ठीक ठाक हो, ठीक है, कहाँ रहेगी विषयता, बोलो, विषय में, कौन है विषय, ज्ञान, ठीक, ज्ञान में, अरे अब ये बताइए, मैं विषय बोला था, विषय तो कहा, ठीक तो कहा, तो फिर आपने विषय, विषय ज्ञान है, उसमें विषयता ज्ञान में रहेगी, फिर आपने मुझे डांट दिया, पढ़ता लिखते नहीं है, कमाल है, गलती करोगे और मानोगे नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। न तो मध्य व्याप्ति स्मरणम तज्जन्य, माने व्याप्ति स्मरण से जन्य कौन सा ज्ञान होता है आपका, वन्य व्याप्य धूमवान अयम, ये क्या ज्ञान है, पक्षधर क्या है,
परामर्श ज्ञान, परामर्श है ये क्या है? परामर्श है। हाँ, तज्जन्य वन व्याप्य धूमानामिति विशेषण विशिष्ट ज्ञानम, ठीक है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ये है कि नहीं? ये परामर्श है। ये परामर्श ज्ञान न तो बीच में परामर्श ज्ञान माना जाता है, न तो व्याप्ति स्मरण, ठीक है ना, अनुमिति और व्याप्ति के बीच, व्याप्ति ज्ञान के बीच में अथवा संस्कार के बीच में, संस्कार और अनुमिति के बीच में ये कोई मतलब न तो व्याप्ति का स्मरण माना जाता है, न तो है ना परामर्श माना जाता है। कोई दोनों भी ये कारण नहीं है किसके प्रति? अनुमिति। ये कह रहे न तो मध्य में व्याप्ति स्मरण तज्जन्य वन व्याप्य धूमान इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञानम न हेतुत्वेन न कल्पनीय, हेतुत्व रूप से उसकी कल्पना नहीं की जाती है। न कानून कल्पना के साथ की कल्पना नहीं की जाती। क्यों भैया? गौरवात, गौरव है, गौरवात माना क्यों गौरव है? अरे संस्कार से ही अनुमिति हो रही, उद्बुद्ध संस्कार से अनुमिति हो रही है, तो फिर व्याप्ति स्मरण उससे जन्य फिर वन व्याप्य धूमवान आयम पर्वतः ज्ञान परामर्श मान्य क्या जरूरी? इसमें गौरव है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? शरीर को गौरव हो रहा है कि नहीं? तो इसमें गौरव है। चलो भाई कोई बात नहीं, गौरव होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? गौरव है ना, गौरव तो ठीक है, कहीं कहीं गौरव दोषा वो नहीं होता है, तो गौरव कहे गौरव तो ठीक है, कहे गौरव माना भी जाए, परंतु कोई प्रमाण भी तो नहीं है आपके पास कि परामर्श से अनुमिति होती है। ये अनुभव भी तो नहीं है ऐसा परामर्श है उससे अनुमिति होती है। तो अनुभव क्या आता है? जैसे संस्कार उद्बुद्ध हो गए तो अनुमिति होती है। तो कह रहे कि इसलिए गौरव है और माना भाव माने प्रमाण, कोई प्रमाण परामर्श को मानने में, व्याप्ति स्मरण को मानने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उनकी माने परामर्श और व्याप्ति स्मरण को हेतुत्वेन कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? गौरवात माना भावाच्य, संस्कार को मानना चाहिए। हाँ, संस्कार उद्बुद्ध संस्कार ही क्या है? अनुमिति के प्रति कारण। ये बात समझे ना? अब देखिए आगे क्या कह रहे? तच्च व्याप्ति ज्ञानम वन्य विषय ज्ञानांशेव करणम, ठीक है, न तो पर्वत विषय ज्ञानांश इति पर्वतो वन्यमान ज्ञानस्य वन्यांशे एव अनुमितित्वम न पर्वताद्यांशे तदंशे प्रत्यक्षत्वस्य उपादितत्व। ये जो विषय है ना, अब ये जो पंक्ति पढ़ रहे हैं ना, ये आप प्रत्यक्ष खंड में पूरा पढ़े हैं इसको, ठीक है ना? इसलिए हाँ, अरे यही पर वेदांत परिभाषा में पढ़े हैं सब, देखिए, इसलिए थोड़ा ध्यान देके सुनिए। तो देखिए पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति का क्या है? आकार है। दोनों वेदांत मत में भी है, इधर ध्यान दो थोड़ा। तो न्याय मत में भी क्या है? परंतु न्याय मत में क्या है? पर्वतो वन्यमान, पूरा ये ज्ञान जो है क्या है? वन्य विशिष्ट जो पर्वत विषय ज्ञान, पर्वतो वन्यमान, ये जो ज्ञान है वो क्या है? पूरे ज्ञान को अनुमिति मानते हैं। क्या मानते हैं? पूरे ज्ञान को अनुमिति मानते हैं। क्या है? परंतु वेदांत मत में पूरे ज्ञान को अनुमिति नहीं मानते। तो क्योंकि वन्य विषय, वन्य अंश में ही ज्ञान क्या है? अनुमिति है, अनुमिति है। पर्वतांश में क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्योंकि पर्वत के चक्षु का पर्वत के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। कहता है ना पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमे, ठीक है ना? तो वन्य विषय ज्ञान अंश में वो ज्ञान क्या है? अनुमिति है। और पर्वत विषय ज्ञान अंश में वो ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है। बात समझे? वेदांत में। तो ठीक है, बात समझा। अब यहाँ फिर पंक्ति मत देखिए। तो पर्वत विषय ज्ञान अंश में क्या है? वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। और वन्य विषय ज्ञान अंश में क्या है? और जब प्रत्येक पर्वत विषय ज्ञान अंश में प्रत्यक्ष है तो उसका करण कौन हो जाएगा? करण कौन होगा? वो चक्षु होगा ना, प्रत्यक्ष का नाम नहीं आता है लेना। चक्षु होगी ना करण, उसका इंद्रिय करण होगी, उससे वो जन्य होगा। ठीक, इंद्रिया। बात समझ गए? पर्वत विषय ज्ञान अंश में करण कौन होगा? इंद्रिया होगी, चक्षुरादि। ठीक। अब देखिए वन्यांश में, अब उसके प्रति तो व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा है उसके प्रति। पर्वत विषय ज्ञान अंश में पर्वत विषय भी ज्ञान हो रहा है ना, वो पर्वतो वन्यमान, पर्वत विषय ज्ञान हो रहा है। तो पर्वत विषय ज्ञान में तो व्याप्ति ज्ञान की आवश्यकता है? नहीं। किस अंश में? वन्य अंश में। वन्य विषय ज्ञान अंश में क्या है? व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा है। उसी में भी व्याप्ति ज्ञान क्या है? करण है। पर यह कब होता है? सन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति में।
तो दो जहाँ सन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति होगी तो उभय अंश में वो ज्ञान परोक्ष हो जाएगा, उभय अंश में वो अनुमिति माना जाएगा। अब ये पर्वत तो सन्निकृष्ट विषय है, बात समझ गए। अब जहाँ पर दोनों का प्रत्यक्ष नहीं यहीं हो से रहा कोई अनुमान कर हाँ, रहा वहाँ पर क्या है, जी। दोनों विषय में अनुमिति है। मानी अच्छा, जाएगी। अच्छा, अब जहाँ पर पर्वत प्रत्यक्ष हो रहा है, जी वन्य प्रत्यक्ष नहीं हो रही, अनुमिति हो रही, पर्वतो वन्यमान, वहाँ पर्वत विषय ज्ञान अंश में वो ज्ञान कैसा है, प्रत्यक्ष है, जी। और वन्य विषय ज्ञान अंश में वो ज्ञान कैसा है, अनुमिति अनुमित्यात्मक। और उसके प्रति, उसी के प्रति जी व्याप्ति ज्ञान कारण हो जाएगा। ठीक ठीक, जी। उसी चीज को आप यहाँ बता रहे हैं। और वन्य विषयक जो ज्ञान है, वन्य विषयक अंश में ही ये ज्ञान अनुमिति है। पर्वतो वन्यमान ये ज्ञान है, वन्य विषयक अंश में ही अनुमिति है। पर्वत विषय ज्ञान अंश में क्या है, वो प्रत्यक्ष है, वो पहले सिद्ध ही किया हमने, उसी चीज को आप यहाँ बता रहे हैं। पंक्ति में मैं जहाँ बोल रहा हूँ तो आप पंक्ति देख रहे हैं, देखिए क्या जरूरत है पंक्ति देखने की, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अब यह पूरा सारांश लग जाएगा सीधा। तो तच्च व्याप्ति ज्ञान, वो जो व्याप्ति ज्ञान है, अनुमिति के प्रति जिस व्याप्ति ज्ञान को आपने करण बनाया, वो जो व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान जी वन्य विषय ज्ञान अंश एव करणम, वन्य विषय ज्ञान अंश में ही करण है। लग गई कि नहीं बात? हाँ, लग गई। हाँ, न तो पर्वत विषय ज्ञान अंश है, पर्वत ज्ञान अंश में व्याप्ति ज्ञान करण है क्या? नहीं है, नहीं, वो तो उसके प्रत्यक्ष प्रतिकरण है। कौन है? वो तो इंद्रियां है उसकी प्रति। हाँ, इति पर्वत न तो पर्वत विषय ज्ञान अंश है, इति पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानस्य वन्यांश एव अनुमिति। पर्वतो वन्यमान इस प्रकार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में वन्यांश में ही अनुमिति तो है, वन्यांश में ही वो ज्ञान अनुमिति है, जी वन्य की ही अनुमिति हो रही है, पर्वत की अनुमिति नहीं हो रही है। जी समझ लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। हाँ, तो वो मतलब नैयायिक की तरह नहीं है, ठीक है ना, वो दोनों को मानता, अपरोक्ष दोनों को मानता है, परोक्ष ठीक है? मानता। उसमें क्या दोष था पहले हाँ, बता दिया। पहले हो चुका है। हाँ, वन्यमान इति ज्ञानस्य वन्यांशे एव अनुमिति। तो पर्वतो वन्यमान ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान में वन्यांश में ही वो अनुमिति है, ज्ञान में वन्यांश में ही अनुमितित्व है, पर्वतांश में अनुमितित्व नहीं है, ठीक है, बात समझ में? वन्यांश एव अनुमितित्व, न पर्वताद्यांश, पर्वताद्यांश में वो अनुमिति नहीं है। तदंशे प्रत्यक्षत्व स्योपाद, पर्वतांश में वो ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है, यह हमने पहले सिद्ध कर ही दिया है, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय का सीधा क्या होता है, पर्वत के साथ सन्निकर्ष होता है। तो पर्वत विषय में, पर्वत विषय पर्वतांश में वो जो ज्ञान हो रहा है वो क्या है, प्रत्यक्ष है। इसको हमने पहले ही क्या कर दिया है, उपपादितत्वात्, निराकृतत्व तो नहीं, उपपादितत्वात् मैंने सिद्ध किया है, उपादन किया है हमने, क्या किया है, प्रत्यक्ष। तदांश में मैंने पर्वतांश में, उस ज्ञान में, पर्वतो वन्यमान इस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व है, इसका क्या किया हमने, उपादन कर लिया है। ठीक, बात समझ में आई? हाँ, तो ठीक है, इसका उपादन हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें एक टिप्पणी थी, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, आप लोग को समझ गए अभी, ठीक है ना। हाँ, तो ये सरल है पंक्ति, क्या ना उसका कल देख लेंगे, ठीक है ना। अब पुस्तक में मुझे वो मिल भी नहीं रही कहाँ पड़ी थी मैंने, एक थी वो, चलिए छोड़ देते इसको। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद है व्याप्ति के विषय में चर्चा करेंगे। व्याप्ति ज्ञान है, तो व्याप्ति ज्ञान करण बताया, तो व्याप्ति ज्ञान करण है, तो व्याप्ति ज्ञान विषय, व्याप्ति ज्ञान की जो विषय है, कौन है व्याप्ति ज्ञान का विषय? व्याप्ति ज्ञान का विषय अनुमिति। घट ज्ञान का विषय कौन है? व्याप्ति ज्ञान का विषय व्याप्ति, इतनी भी मतलब नहीं है ना। नहीं, व्याप्ति ज्ञान का विषय कौन है? व्याप्ति। तो व्याप्ति ज्ञान ही करण है, तो व्याप्ति ज्ञान का विषयभूत व्याप्ति क्या है, ये जिज्ञासा हो गई। तो व्याप्ति क्या है वेदांत के अनुसार, उस व्याप्ति की चर्चा करेंगे, उसको याद करके आना। अशेष साधन आश्रय आश्रित साध्य सामान अधिकरण्यम, साध्य सामान अधिकरण्य रूपा, उसका लक्षण ऐसे, अशेष साधन आश्रय आश्रित साध्य सामान अधिकरण्यम व्याप्ति ही। ठीक, बात समझे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण